हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डीपीएस जानते ही हैं आप, नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य पर कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए मित्रों, हम और आप मिलकर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें मित्रों पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ पर उल्लिखित है, ये बातें ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मित्रों, जब मैं आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको ध्यान होगा अनुच्छेद 37 बताया था। तो उसमें जो है लोक कल्याण की स्थापना की बात विशेष रूप से की गई, और जो भी उस आर्टिकल में जो भी बात है वो लोक कल्याण से संबंधित सारे आर्टिकल हैं, लेकिन विशेषकर इसमें जो है 37 में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कही गई है। तो आपका आंसर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का उल्लेख है। और कल्याणकारी राज्य, ये नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग 4 में। इसको मित्रों आप पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये प्रश्न मित्रों पीसीएस मेंस के 2007 के पेपर में आया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन हमने दिया है ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं मित्रों। मैं वैसे ही प्रश्न उठा के रखा हूँ। जैसे देखिए बीपीएससी 94 का ये प्रश्न है, पहला क्वेश्चन जिसको आपने सॉल्व किया। इसमें जितने हैं सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये मित्रों पीसीएस मेंस का प्रश्न है 2007 का। तो इसको याद रखिएगा, बिल्कुल फैक्ट है ये केटी शाह ने कहा था। केटी शाह, इसको ध्यान रखिएगा, केटी शाह ने ये कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको यह प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? ए, मानव की दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, एक। बी क्या है? मादक द्रव्यों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध। यह मित्रों दिया गया। फिर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ए बी दोनों सही है, डी ना ए सही है ना बी सही है। तो मित्रों हमने आपको बहुत विधिवत मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और ये डीपीएस के बारे में चर्चा की है। उसमें मित्रों मैंने आपको बताया था मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, यानी यह जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें आर्टिकल 23 यह जो है मूल अधिकार है। यानी इस आंसर का ए ऑप्शन नहीं होगा। और बी, मादक द्रव्यों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध। यह जो है आप नीति निर्देशक तत्व की क्लास देखिएगा यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर, उसमें आपको मिलेगा। यह जो है नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसका उल्लेख किया गया है मित्रों। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी ये चीज़ सही है। एक बी ऑप्शन यह सही है और यह गलत है, यह मूल अधिकार है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। इसमें यह कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा है जिसके बारे में नीति निर्देशक तत्व कोई चर्चा नहीं करता? ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर लें। तो मित्रों कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, इसको आप पढ़ चुके हैं, यह नीति निर्देशक तत्व में है।
गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता ये भी है। बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु को प्राप्त न कर लें। मित्रों, अनुच्छेद 45 आपने पढ़ा हुआ है। पहले उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य था, लेकिन मैंने मित्रों आपको बताया है 86वें संविधान संशोधन के तहत जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो फिर जो है इस संविधान के इस अनुच्छेद से यानी नीति निर्देशक तत्वों से वो बातें हटा दी गई। अब ये कहा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। तो यानी मित्रों BCD ये तीनों जो है इसके बारे में नीति निर्देशक तत्व तो चर्चा करता है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में कहीं कोई बात नहीं कही गई है। तो इसलिए आपका ऑप्शन मित्रों ए होगा, यानी प्रौढ़ शिक्षा की चर्चा नीति निर्देशक तत्व तो DPS में नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में आपका DPS मौन है। तो हम समझ रहे हैं, बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? इसमें कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। राज्य देश में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा। ठीक। दूसरा ऑप्शन है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ऑप्शन सी, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो हम मित्रों ये जानते हैं कि ये ऑप्शन कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्व यानी वही DPS की चर्चा कर रहा है। DPS में क्या शामिल है? तो मित्रों आपका यह जानते हैं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का प्रयास यानी ऑप्शन ए, और आर्टिकल जो है आर्टिकल 48A इसको आप जानते हैं, विशेषकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन इसका मित्रों ये है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का प्रयास जो है ये राज्य करता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में इसको स्थान दिया गया। बाकी ये तीनों चीज़ें जो है ये मूल अधिकार है। समानता का अधिकार 14 की बात कर रहा है। इसमें देखिए विभेद नहीं करेगा, यानी राज्य जो है धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा, 15 की बात कर रहा है। और अस्पृश्यता आप जानते हैं 17 है। तो ये तीनों जो हैं मौलिक अधिकार हैं और ऊपर एक यही नीति निर्देशक तत्व है मित्रों। अब आइए देखिए सुमेलित कीजिए। सुमेलित में अनुच्छेद 40 जानते हैं राज्य का यह कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो ऑप्शन ए पे देखिए 40 पे क्या आएगा? ग्राम पंचायतों का गठन। 2 अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ये राइट आपको 41 दे रहा है। ठीक। 48 जैसा कि आप जानते हैं कृषि एवं पशुपालन को आगे बढ़ाने की बात करता है। अनुच्छेद 48 नीति निर्देशक तत्व में 48A ये पर्यावरण संरक्षण संवर्धन अभी आपने पढ़ा है, ये जो है पर्यावरण संरक्षण। और 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो मित्रों ये आपका सही ऑप्शन होगा। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में काम करने का अधिकार और 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। 48 में कृषि एवं पशुपालन और 48A जो है ये पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है। इसको संविधान में स्थान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसको हमने यहाँ बताया। तो मित्रों ये 5, आइए 6 प्रश्न हो गए। आइए इधर देखते हैं क्या है। मित्रों समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। ए मौलिक अधिकार के द्वारा, नीति निर्देशक तत्व के द्वारा, मौलिक कर्तव्य के द्वारा, आर्थिक अधिकार है। तो मित्रों आप जानते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आपका नीति निर्देशक तत्व करता है, यानी ये 2 वाला ऑप्शन सही है। और 39D
ऑप्शन। इसमें जो है ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन हर स्त्री पुरुष को दिया जाएगा। यह 39D है मित्रों। विशेष रूप से यह देखिए, इसमें एक हम आपको जब हम क्लास में आप देखेंगे उसमें हमने आपको यह भी बताया था समान कार्य के लिए समान वेतन जो है नीति निर्देशक तत्व के तहत है, और यह भी बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में अगर ये पूरा नहीं किया जा रहा है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन मित्रों इस आर्टिकल के तहत 39D के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन अगर नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। यही 39D थोड़ा सा डिफरेंट है अन्य आर्टिकल्स की अपेक्षा जो नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं डीपीएस में। ये चीज़ें हमने आपको क्लास में बताई थी, आप जो है क्लास में देखिएगा, ये चीज़ें हमने वहाँ पर काफ़ी क्लियर रूप में बताया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो मित्रों आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। मित्रों जब मैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में पढ़ा रहा था आपको, आप वीडियो की क्लास में देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, पहले इसकी चर्चा की जा चुकी है। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, और दुनिया के किसी संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ विश्व के केवल 2 संविधान में, एक आयरलैंड और दूसरा आपका भारत, आपके देश में। तो मित्रों यहाँ आपका आंसर आयरलैंड होगा। उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया। मित्रों आर्टिकल 43, 43A, आर्टिकल 44, 45। तो मित्रों हमने ये बताया था, यह जो है कर्मकारों के प्रबंधन की बात, यह जो है आर्टिकल 43 है। आप देखेंगे क्लास में तो काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा की गई है। बाकी आप जानते हैं 44 जो है समान नागरिक संहिता, 45 में 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा का प्रावधान की बात कही गई है। 43 में भी यही जो है प्रबंधन की बात है, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 33A उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान कहाँ किया गया है? 33A आपका ऑप्शन यही होगा। और यह जो है ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में स्थान दिया गया है। मित्रों अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ध्यान रखिएगा, मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आप देखेंगे मद्य निषेध यह भी है, मादक द्रव्यों के सेवन पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात करता है। गौ संरक्षण अभी हमने आपको बताया, कृषि पशुपालन उसमें गौ संरक्षण आ जाएगा, अनुच्छेद 48 है। पर्यावरण संरक्षण लगातार क्वेश्चन में देखिए आ रहा है, 48A है। और 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा, यह जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार है आपका। इसलिए आपका इसमें कौन नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डीपीएस यानी नीति निर्देशक तत्वों में निम्न शामिल नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन वही है, क्योंकि ये जो है सॉल्व पेपर से बनाया गया, जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो डीपीएस मित्रों नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ए ऑप्शन है कि शामिल नहीं है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार। जैसा कि मित्रों हमने अभी आपसे चर्चा की, ऊपर के तीनों मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान, ये तीनों जो है आपके डीपीएस के हिस्से हैं। सूचना का अधिकार जो है ये आपका मूल अधिकार बन गया है। संविधान के
सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार है, ये भी फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा डीपीएस है? फिर वही नीति निर्देशक तत्व तो क्या है इसमें, ये पूछ रहे हैं। कौन सा ये जो इसमें बातें कही गई हैं उसमें ये बातें किसके डीपीएस में हैं कि नहीं है, ये पूछ रहा है। समान नागरिक संहिता बिल्कुल है। प्रेस की स्वतंत्रता, इसको ये जो है नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, जैसा कि आप जानते हैं, ये सारी बातें जो हैं ये तीनों फंडामेंटल राइट्स हैं। एक यही डीपीएस है, आर्टिकल 45। ठीक, आगे चलते हैं। 13 डीपीएस के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो मित्रों इसको हमने काफ़ी डिटेल में बताया था। यह जो है यह आर्टिकल हमारी विदेश नीति को निर्धारित करने का काम करता है। तो इसमें आर्टिकल 51, 48A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 41। तो मित्रों हमने इसकी चर्चा की थी, आपको अभी आपसे चर्चा इन तीनों पर हो चुकी है। आर्टिकल 51 विशेष रूप से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का काम करता है आर्टिकल, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डीपीएस को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? मित्रों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था, इसका मोटिव क्या था, लक्ष्य क्या था, क्या उद्देश्य थे? तो मित्रों हमने जब हम स्टार्टिंग में आपको क्लास आपसे नीति निर्देशक तत्व की ले रहे थे तो उसमें हमने विस्तृत रूप से इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। आप देखेंगे तो उसमें आपको ये आंसर निकल के आ जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना, गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की को स्थापित करना। तो मित्रों इसका ऑप्शन जो है ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, इसका यही उद्देश्य है। और ये जो है यही ऑप्शन सही आएगा। आप जब पूरी क्लास देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा थॉट टाइप का प्रश्न है, विचारात्मक प्रश्न है। जब आप पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। तो आइए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमने लिखा नहीं है लेकिन ये यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ए ऑप्शन। बी स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन और उसको अपने हृदय में संजोना। 2 अस्पृश्यता मिटाने के लिए प्रयास करना। ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो मित्रों ये विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें पता हैं। हमने पहले भी कहा है कि आप आर्टिकल 12 से लेके 51A तक सारे आर्टिकल को बिल्कुल एकदम क्लियर रखेंगे और ज़्यादातर आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और ये समझिए कि ये 3 चैप्टर जो हैं, ये 3-4 चैप्टर जितने हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। अब इसमें मौलिक कर्तव्य जहाँ हमने आपको बताया है क्लास में कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन ये तो है ही है भाई। स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन और उसको अपने हृदय में सजोना ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने के लिए प्रयास करना ये मूल अधिकार है, अनुच्छेद 17 आर्टिकल जो है 17 ये जो है ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है आपका। बाकी टोटल जो है ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये जितने हैं ये सी
सी के अलावा जितने तीनों दिए गए हैं ए, बी और डी, ये तीनों आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगला प्रश्न है निम्न में किसका सुमेल नहीं है। ये तो सिंपल प्रश्न है, ये भी प्रश्न लेकिन आया हुआ है, हमने उस समय बताया है कि भाग से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 मूल कर्तव्य। हमने आपको बताया है कि मूल कर्तव्य जो है वो पार्ट किस पार्ट में है, पार्ट 4A है, और आर्टिकल क्या है 51A। और कितने जो है कर्तव्य हैं, कर्तव्यों की संख्या कितनी है 11 मित्रों। एक सभी पाल्य माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें। ये बातें जो है जब 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, जैसे मौलिक अधिकार में 21 का जोड़े गए, वैसे जो है हमारे मौलिक कर्तव्यों में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया। तो मित्रों यहाँ भाग 5 जो है ये मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ये निकल के आएगा, ये चीज़ें गलत है, यानी तीनों सही है, सुमेल नहीं है, तो केवल इस ऑप्शन का सुमेल नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए हमने अभी आपसे चर्चा की, A 50, B 51, C 48A और D 51A। तो हमने यहाँ पर बताया विशेष रूप से संविधान का भाग 4 और आर्टिकल 51 याद रखिएगा मित्रों, कई बार पूछा गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया। मित्रों स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश के आधार पर जो है इसको संविधान में स्थान दिया। ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी तो आपका प्रश्न आसानी से सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 18 नंबर। देखिए हम वही चर्चा कर रहे थे, आ भी गया। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया। ए स्वर्ण सिंह समिति, स्वामीनाथन समिति, बोहरा समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो मित्रों इसका ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे मूल कर्तव्य जो है संविधान में आए। भाग 4A और आर्टिकल जैसा कि हमने आपसे बताया 51A, इतनी चीज़ें। स्वामीनाथन समिति किसानों की समस्याओं से संबंधित ये समिति बनी थी, ये अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न है। बोहरा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, और बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसको आप पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी है। ये चुनाव सुधार से है, चुनाव सुधार से, और ये जो है किसान समस्याओं के सुझाव से, किसान समस्या के समाधान से संदर्भ में है। स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे A.R. अंतुले, S.S. रे, C.M. स्टीफन, हरदेव जोशी। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये UPSC का प्रश्न है, UPSC का यानी IAS में पूछा गया है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह समिति जिसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया, उसके सदस्य कौन थे। अध्यक्ष तो स्वर्ण सिंह थे, और सदस्य कौन थे, ये सदस्य कौन नहीं थे पूछा गया है। तो इसमें जो है यही हरिदेव जोशी ये सदस्य नहीं थे, यानी इसमें अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन। तो इसमें विशेषकर आप शॉर्टकट में जोड़ लेंगे तो ARS ऐसे ही कर लीजिएगा, ARS या RAS आप ध्यान रखेंगे, आपको भूलेगा नहीं। यानी RAS का मतलब हो गया रे, और A का मतलब एंतुले, और स्टीफन का मतलब हो गया, S का मतलब स्टीफन, और स्वर्ण सिंह जो है उसके सदस्य है ही हैं। तो RAS आप इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप जो है राजस्थान की जो राज्य स्तरीय परीक्षा होती है सिविल सेवा की, उसको RAS कहा जाता है। आप इस शब्द से परिचित होंगे, इसको आप RAS कर लेंगे तो
ये जो है ट्रिक हम आपको बता रहे हैं ये नाम याद करने के लिए। RAS स्वर्ण सिंह प्लस RAS, या स्वर्ण सिंह RAS, या मान लीजिए आप ये कह दीजिए कि स्वर्ण सिंह ने RAS परीक्षा पास की। ये आपकी ट्रिक हो गई। स्वर्ण सिंह ने RAS परीक्षा पास की। तो और ध्यान में रखिएगा कि उस समिति के अध्यक्ष जो है स्वर्ण सिंह थे। RAS रे, अंतुले और स्टीफन ये जो है सदस्य हैं। आपका क्लियर हो जाएगा प्रश्न। यानी ये ऑप्शन गलत है, तीनों सही है। कौन समिति के सदस्य नहीं थे? हरदेव जोशी सदस्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया। मौलिक कर्तव्यों 36वें, 40वें, 42वें, 44वें। हमने बार बार ये प्रश्न बताया है। ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में स्थान दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सदस्यों के बारे में अभी चर्चा की है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो मित्रों आपका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, अभी आप पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से विकास करने की बात करता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों सुमेलित हैं, सही है, ये नहीं सही है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये आर्टिकल 50 है मित्रों, ये आर्टिकल 50। और 48 जो है वो क्या है? कृषि और पशुपालन के विकास से है, और पशुपालन के विकास। पालन के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? आप देखिएगा मौलिक कर्तव्यों में ये कह रहा है कि क्या चीजें नहीं कही गई हैं। ठीक, ये प्रश्न आपके सामने आया है। पहला ऑप्शन ए राष्ट्रध्वज का आदर, सभी लोगों के बीच भाईचारे का भाव विकसित करना, माता पिता एवं गुरुओं का आदर, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो मित्रों आप जो है मौलिक कर्तव्य की क्लास को देखिएगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या ऑप्शन सही है। तो 4A के तहत इसमें जो है ये ऑप्शन सी आपका नहीं सही है, यानी ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। माता पिता के आदर की बात जो है मौलिक कर्तव्यों में कहीं नहीं कही गई है, इसमें यही निकाल दीजिएगा। बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो संविधान में स्थान पाई हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन DPS का उद्देश्य नहीं है? DPS का क्या उद्देश्य नहीं? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना बिल्कुल है। यह जो है ऑप्शन सी आपका जाएगा, यह DPS का उद्देश्य नहीं है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना किसी प्रकार से भी DPS का उद्देश्य नहीं है। फिर मित्रों क्या है, निम्न में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? देखिए वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि विदेश नीति से कौन संबंधित है। जैसा कि हमने बताया विदेश नीति से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, विदेश नीति को निर्धारित करने वाला हमारा आर्टिकल जो है वो 51 है। समान नागरिक संहिता है, पंचायतों का गठन है, और यह जो है मौलिक कर्तव्य है। तो मित्रों ये आपका जो है 51, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी ये कह सकते हैं आप अनुच्छेद 51 जो है वो हमारी विदेश नीति को निर्धारित करने का दायित्व उठाता है। तो मित्रों इतने प्रश्न हैं, हम ये समझते हैं इसको आप कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएं आपके।
और सिंपल सा प्रश्न रखे हैं। और यही प्रश्न आप देखिएगा, इसके हर क्वेश्चन के हर विकल्प पर विचार करिएगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और हमने जो 25-26 प्रश्न रखे हुए हैं आपके सामने, ये सारे प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। विशेषकर हम आईएएस और पीसीएस की बात कर रहे हैं, उसमें ये प्रश्न आ चुके हैं। बस मित्रों, आज की क्लास यही तक है, यही सॉल्व करवाएंगे। आगे की क्लास में फिर हम जो है आपको टॉपिक लेके आएंगे, भाग 5 का अध्ययन कराएंगे। बस इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।